जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्योत्तर काल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं सारे टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने कौन कौन से टॉपिक्स को लिखा है, ठीक है। तो आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। हम इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैप देखेंगे। हम मैप में देखेंगे कुषाण एम्पायर हमें सबसे बड़ा दिख रहा है। उसके बाद सातवाहन एम्पायर, वेस्टर्न क्षत्रप, पांड्य, चोल। ये मैप आपको देख करके ये समझ में आ रहा होगा कि कितने सारे विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया और उन्होंने भारत में आक्रमण करने के बाद अपना साम्राज्य विस्तार आगे बढ़ाते चले गए, पांड्य और चोलों को छोड़ करके, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे मौर्योत्तर काल के स्रोतों के बारे में। मौर्योत्तर काल के स्रोतों को हमने बेसिकली 4 भागों में बांट दिया। पहला धार्मिक साहित्य, जिसमें दिव्यावदान, ललित विस्तर, मंजूश्री, मूलकल्प, मिलिंद। ये बेसिकली 4 बौद्ध ग्रंथ के भाग माने जाते हैं। और हैं पुराण और स्मृति, ठीक है, जो कि ब्राह्मण ग्रंथों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला है धर्मेतर साहित्य। धर्म से परे होकर के जो कि उस समाज के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन से रिलेटेड चीज़ों पर रोशनी डाली गई होती है, उसे हम धर्मेतर साहित्य कहते हैं, ठीक है। तो उनमें गार्गी संहिता, पतंजलि के द्वारा लिखित महाभाष्य और कालिदास के द्वारा लिखी गई मालविकाग्निमित्र। अब हम बात करेंगे विदेशी विवरणों के बारे में। जो कि विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने तो भारत के बारे में जो भी देखा, चाहे वो व्यापार के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो या फिर सामाजिक जीवन से इम्पोर्टेंट हो, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने यात्रा विवरण में लिखा है और वही हिस्टोरियन पढ़ते हैं और उनका अध्ययन करने के बाद हमें पकड़ा देते हैं, लो भाई पढ़ो तुम। तो इसमें है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक एक पुस्तक यूनानी नाविक ने लिखा था, ठीक है। और इसमें उसने बताया था कि दक्षिण भारत किस प्रकार से चीन, रोम साम्राज्य और पश्चिमी देशों से किस प्रकार व्यापार करके अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था और अपने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण यानी कि स्टेबिलिटी किया जा रहा था, ठीक है। अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी के अभिलेख, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज्याज्ञा और उनकी प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं, ठीक है। उसके अलावा है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि मौर्योत्तर काल के टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई थी, और उन्हीं सारी चीज़ों का को स्टडी करने के बाद हिस्टोरियन ये सारी चीज़ें हमें देते हैं ताकि हम पढ़ सकें और एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। और इसके अलावा भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं इन सारी चीज़ों को पढ़ने के, ठीक है। तो गेट टू द पॉइंट। सबसे पहले अब हम बात करेंगे यूनानी साम्राज्य के बारे में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनानी साम्राज्य, हमने मौर्य वंश के टाइम में बात किया था कि यूनानी साम्राज्य का एकमात्र शक्तिशाली शासक सिकंदर था। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजभार संभाला। उसके बाद फिर एंटियोकस ने। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से ये जो साम्राज्य विस्तार था वो दुर्बल राजाओं के हाथ में चला गया, जिसकी वजह से जितने भी राज्य थे वो सब धीरे धीरे होकर के खुद को स्वतंत्र करने लगे। तो इसी तरह के 2 एग्जाम्पल हैं, ग्रीक और पार्थियन। यानी ग्रीक, जिन्हें भारतीय ग्रंथों में यवन शासक के नाम से बुलाया गया, ये ग्रीक और पार्थियन के जो गवर्नर थे, उन्होंने 250 ईस्वी पूर्व में क्या किया, उन्होंने यूनानी साम्राज्य से खुद को अलग कर लिया। 250 ईस्वी पूर्व में ग्रीक के जो गवर्नर थे यानी कि यवन साम्राज्य के जो गवर्नर थे वो कि बेसिकली डियोडोटस थे और पार्थियन के ऑरिक्सस थे, ठीक है। पार्थियन के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ग्रीक साम्राज्य के यूँ समझ लीजिए कि गवर्नर डियोडोटस थे। उन्होंने क्या किया, वो अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे और मध्य एशिया में ही निपट करके रह गए, ठीक है, बैक्ट्रिया के आसपास। तो वहाँ पर उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार सुदृढ़ कर लिया। लेकिन उसके बाद डेमेट्रियस, उसके बाद के जो उनके उत्तराधिकारी थे जो कि डेमेट्रियस थे, जिनका शासनकाल 220 ईस्वी पूर्व से 175 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। उन्होंने 183 ईस्वी पूर्व में भारत के पश्चिमोत्तर भागों पर आक्रमण किया और उन्होंने साकल को अपनी राजधानी बनाई। उन्होंने जो सबसे पहले जिन भागों पर कब्जा किया था वो बेसिकली पूर्वी पंजाब और सिंध
पर आक्रमण करने के बाद इन्होंने साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उनके ही उत्तराधिकारी आप कह लें यूक्रेटाइड्स ने बैक्ट्रिया के ऊपर हमला कर दिया, जिसके वजह से डेमेट्रियस का जो साम्राज्य था बैक्ट्रिया वाला, वो डेमेट्रियस के हाथ से निकल गया और वो बेसिकली यूक्रेटाइड्स के हाथों में आ गया। उसके बाद यूक्रेटाइड्स ने क्या किया, वहाँ पर अपना सत्ता सुदृढ़ीकरण किया। उसके बाद फिर वो आक्रमण करते करते पश्चिमी पंजाब, बैक्ट्रिया, सिस्तान, कांधार, काबुल इत्यादि जैसे भागों को जीतने के बाद उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया और तक्षशिला को उसने राजधानी बनाई। ठीक है, तो इस तरह से डेमेट्रियस और यूक्रेटाइड्स बेसिकली एक ही साम्राज्य के दो कुलों में बट गए। ये बेसिकली दोनों एक ही साम्राज्य के थे, जो कि यवन साम्राज्य या फिर इंडो ग्रीक बैक्ट्रियन कहा जाता है इन्हें। ये बेसिकली एक ही साम्राज्य के दो कुलों में बट गए। पहला था डेमेट्रियस, दूसरा यूक्रेटाइड्स। डेमेट्रियस के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं मिनांडर, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद के नाम से पुकारा गया। ठीक है, और ये इन्होंने बेसिकली बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नागसेन के प्रवचन को सुनने के बाद इन्होंने अपने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इनका शासनकाल 160 ईस्वी से 120 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। और इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार में साकेत, राजस्थान, कौशाम्बी और यह कहा जाता है कि मथुरा तक भी उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था, लेकिन वो साम्राज्य विस्तार वहाँ पर ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाया, स्पेशली मथुरा में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन सब का यूनानी साम्राज्य का भारत के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। विज्ञान के क्षेत्र में प्रभाव पड़ा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो कि वहाँ से उन्होंने विज्ञान दे करके उन्होंने बहुत सारी विज्ञान के स्रोतों के बारे में अगर हम बात करें, नाव, इंजीनियर, ये सारी चीज़ें यूनानियों के आने से ही इन सारी चीज़ों का प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा। दूसरा ज्योतिषशास्त्र। ज्योतिषशास्त्र वो जिस तरह नक्षत्रों को देखने के बाद ज्योतिषशास्त्र बताते थे, वो बेसिकली इंडिया ने यूनानियों से ही सीखा। कैलेंडर का प्रभाव, कैलेंडर भी यूनानियों के द्वारा ही लाया गया। सिक्के पहले के टाइम में, जबकि मौर्य वंश के बारे में अगर हम बात करें तो मौर्य वंश के टाइम में आहत सिक्के चलते थे। ठीक है, और बेसिकली जो उस टाइम में जो सोने के सिक्के होते थे उसमें बेसिकली सिर्फ सम्राट की आकृति बनी होती थी। लेकिन इस टाइम में क्या हुआ कि सिक्के के एक भाग पर सम्राट का मुख यानी कि उसका फेस की आकृति बनी हुई होती थी, उसके दूसरे भाग पर उसके किसी देवता की आकृति बनी हुई होती थी, और बेसिकली इसमें जो सम्राट के द्वारा सिक्के ढाले गए होते थे उसका नाम भी अंकित होता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिंद पार्थियन के बारे में। तो इसके बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनानी साम्राज्य से ऑरिक्सस और डियोडोटस नामक एक ने तो ग्रीक साम्राज्य बनाया और दूसरे ने पार्थियन साम्राज्य बनाया। तो पार्थियन साम्राज्य के ऑरिक्सस गवर्नर थे और इस वंश के सबसे ऐतिहासिक संस्थापक जो माने जाते हैं वो हैं मिथ्रेडेट्स। ठीक है, उसके बाद भी कई स्रोतों के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि माउस भी पार्थियन साम्राज्य के एक शासक रह चुके हैं, जिनका शासनकाल अप्रॉक्सीमेटली 90 ईस्वी से लेकर के 70 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। ठीक है, और इस वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासकों की अगर हम बात करें तो उनका नाम था गोंडो फर्निस। इनका शासनकाल 20 ईस्वी पूर्व से लेकर के 41 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार में काबुल घाटी, पेशावर, इतने दूर तक उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। और ऐसा माना जाता है कि काबुल घाटी जो गोंडो फर्निस ने जो जीता था वो बेसिकली अंतिम यूनानी शासक हर्मियोस को हराने के बाद ही उन्होंने काबुल घाटी के ऊपर कब्जा किया। उसके बाद फिर पेशावर के ऊपर उन्होंने कब्जा किया। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि कुशानों ने हिंद पार्थियन के सबसे प्रसिद्ध शासक गोंडो फर्निस को हराया। उसके बाद से इसका सत्ता मिट्टी पलीत हो गया। ठीक है, और ये सारी चीज़ों के जो एविडेंस है, जो प्रत्यक्ष है, वो पंचतर के अभिलेख जो कि 65 ईस्वी पूर्व में मिला है, तक्षशिला जिनका काल 79 ईस्वी का माना जाता है, ये दो अभिलेख हैं जिनके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि गोंडो फर्निस को कुशानों ने हराया और पार्थियन साम्राज्य वहीं पर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे शक क्षत्रप के बारे में। ये बेसिकली
दो कुलों में बटे हुए थे, एक तो उत्तरी और दूसरा पश्चिमी। उत्तरी क्षत्रप का जो साम्राज्य विस्तार था वो उनका मथुरा और तक्षशिला उनकी राजधानी थी, वो बेसिकली उत्तरी क्षत्रप कहलाते थे। और पश्चिम में नासिक और उज्जैन क्षत्रप दो भागों में बटे हुए थे। और शक की कहानी ये है, शक क्षत्रप बेसिकली पहले चीन में रहा करते थे, चीन के कबीले के लोग थे। उसके बाद फिर यूची कबीलाओं ने शक क्षत्रपों को वहाँ से भगा दिया, जिसकी वजह से वो भारत के ऊपर आए और उन्होंने बैक्ट्रिया, पार्थिया इत्यादि ऐसी कई वंशों को हराया। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना सत्ता स्थापित किया। तो उन्होंने एक भाग उत्तरी क्षत्रप और दूसरा पश्चिमी क्षत्रप। तो उत्तरी क्षत्रप में मथुरा और तक्षशिला। तो इस टाइम में क्या हुआ, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी के बीच यूची कबीलाओं का डर शकों के अंदर आज भी था, जिसकी वजह से उनके आक्रमण के डर से उन्होंने क्या किया, उत्तरी क्षत्रप ने वो बेसिकली पश्चिम की तरफ लौट आए। यानी कि जो पश्चिमी इलाका था जो कि नासिक और उज्जैन था, तो वो भी अब दो हिस्सों में बढ़ गया। नासिक उत्तरी क्षत्रपों को मिला और पश्चिमी क्षत्रों को उज्जैन, जो कि उनके पास पहले से ही था। तो नासिक के बारे में अगर हम बात करें तो इस काल में दो सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, एक तो भूमक और दूसरा नहपान। नहपान का बेसिकली जो टाइम पीरियड है वो 119 ईस्वी से लेकर 124 ईस्वी के बीच का माना जाता है। और उनके टाइम में जो साम्राज्य विस्तार हुआ है वो बेसिकली काठियावाड़, गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा, कोंकण और पुणे तक का साम्राज्य विस्तार ऐसा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि नहपान ने कई सातवाहन शासकों को हराया था और उन्हें हरा करके महाराष्ट्र का साम्राज्य उन्होंने अपने अंडर में लिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे पश्चिमी क्षत्रपों के बारे में, जो कि उज्जैन उनका क्षेत्र था। तो इस क्षेत्र का जो शासनकाल है वो 130 ईस्वी से लेकर के 388 ईस्वी तक का माना जाता है। इस वंश के सबसे प्रथम जो शासक हैं वो उनको जस्टन माने जाते हैं। और इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक जो हैं वो बेसिकली रुद्रदामन प्रथम है, जिनका शासनकाल 130 ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी का माना जाता है। तो इनके टाइम में जूनागढ़ अभिलेख के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि उनका साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक था। ठीक है, और इस टाइम में संस्कृत शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा था। आप समझ सकते हैं, अगर कोई विदेशी शासक संस्कृत शब्द का उपयोग कर रहा है तो इसका मतलब ये संस्कृत भाषा ब्राह्मणों से आगे बढ़ करके अब ये राज्य भाषा की तरफ बढ़ने लगा था। इस हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भी भारत के रीति रिवाज और कल्चरों को भी अपनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि मालवा, सौराष्ट्र, कच्छ, सिंधु ये सारे इलाके उसके शासन के अंतर्गत आते थे। ठीक है, सुदर्शन झील जो कि बेसिकली मौर्य वंश के टाइम में बनाया गया था, उसके बाद फिर अशोक के द्वारा दोबारा उसको मरम्मत कराया गया, उसके बाद फिर से टूट गया, उसके बाद फिर दोबारा इसकी मरम्मत रुद्रदामन प्रथम के द्वारा ही कराई गई थी। उसके बाद से इस वंश के सबसे जो अंतिम शासक माने जाते हैं वो है नरसिंह तृतीय। ठीक है, हमने ये स्लाइड देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कुषाण यानी कुषाण वंश के बारे में। तो कुषाण वंश के बारे में कौन कौन से स्रोत हैं, पहले हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले ये कुषाण कौन थे, कहाँ से आए, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुषाण बेसिकली यूची कबीलाओं के लोग थे, जो कि बेसिकली चीन के रहने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, हिंगनु नामक एक चीनी शासक ने यूची कबीलाओं के जो शासक थे, मतलब जो नेता थे, उनको मार करके यूची कबीलाओं को चीन से भगा दिया। और इसके बाद बेसिकली यूची कबीला दो भागों में बट गया, एक कनिष्ठ यूची, दूसरा ज्येष्ठ यूची। कनिष्ठ यूची बेसिकली तिब्बत में जाकर के बस गया और जो ज्येष्ठ यूची थे यानी कि बड़े यूची वो बेसिकली भारत में आ गया। इस वंश के कुलिल कड़फिसस ने एक जो कि इस यूची कबीला के नेता उसके बाद के नेता माने गए, कुलिल कड़फिसस ने क्या किया, वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने आगे बढ़ते हुए 5 समुदाय के लोगों को मिला करके अपना एक संघ बनाया
और उसके बाद फिर उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण करने की सोची। उसके बाद फिर उन्होंने काबुल और कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया और अपना साम्राज्य सुदृढ़ीकरण किया। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उनके बेटे, जिनका नाम है वीमा कटफिसस, वो बेसिकली गद्दी पर बैठे 64 ईस्वी के बाद, क्योंकि कुजुल कटफिसस की मृत्यु 64 ईस्वी में मानी जाती है। उसके बाद वीमा कटफिसस ने भी अपना साम्राज्य विस्तार किया और उन्होंने साम्राज्य विस्तार में तक्षशिला और पंजाब तक के इलाकों को जीता। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे मेन शासक यानी कि कनिष्क के बारे में, जो कि इस वंश का तीसरा शासक और सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक माना जाता है। और इसी शासक के अंतर्गत कुषाण साम्राज्य इतना बड़ा, मौर्य वंश के बाद अगर कोई साम्राज्य इतना बड़ा अगर हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ कुषाण साम्राज्य था, जो कि कनिष्क की वजह से हुआ। बेसिकली उनके जो राज्यारोहण की तिथि मानी जाती है वो 78 ईस्वी की मानी जाती है। ठीक है, उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया, मालवा, मगध, कश्मीर को उन्होंने जीत करके कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। और इसी टाइम पे एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, जो कि कनिष्क का चीन से एक युद्ध हुआ, जिसमें वो पहले तो कनिष्क हार गए। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा चीन के शासकों को हराया और काशगर, यारकंद, खोतान, इन जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया। और कनिष्क के अंतर्गत इतने बड़े साम्राज्य में एक लौता ऐसा साम्राज्य था जिसके पास गंगा, सिंध और ऑक्सस जैसी घाटियां थी। बस इतने बड़े साम्राज्य के होने के कारण रोमन साम्राज्य उस वक्त ग्रो कर रहा था। तो रोमन साम्राज्य ने क्या कहा कनिष्क से कि हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, मतलब आप मीडिएटर रहोगे और रोमन साम्राज्य और चीन के बीच व्यापार में आप जो इलाके हैं जिससे व्यापार किया जा सकता है, रोम का और चीन के साथ व्यापार, रोमन साम्राज्य और पार्थियन शासक, इन दोनों के बीच बेसिकली 36 का आंकड़ा था, जिसकी वजह से रोमन साम्राज्य ये चाहता था कुषाण कनिष्क से कि हमारा व्यापार रोम साम्राज्य से लेकर के रोमन साम्राज्य का चीन से व्यापार होता रहे, लेकिन पार्थिया देश से बिना गुजरे। तो उसके लिए उन्होंने कनिष्क से बात की और उन्होंने बताया कनिष्क के अंतर्गत कैस्पियन सागर से लेकर के जो रास्ता जाता था वो, मर फरात से लेकर के जाने वाला रास्ता और भारत से लाल सागर जाने वाला रास्ता, ये तीनों के तीनों सिल्क रूट कहे जाते थे और ये तीनों के तीनों ब्रांच कनिष्क के अंतर्गत आते थे। इस टाइम में कनिष्क के शासनकाल में कला जैसे मथुरा और गांधार शैली इन्हीं के टाइम में इनका विस्तार हुआ। सिक्कों की अगर हम बात करें तो इस टाइम में यूनानी भाषा और ईरानी भाषा दोनों भाषाओं में सिक्के ढाले गए और इन सिक्कों की खासियत ये थी कि एक तरफ इनके देवी देवताओं की आकृति बनी होती थी, दूसरी तरफ इनकी खुद की, और इनका नाम अंकित होता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके स्रोतों के बारे में। तो सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं कि उन्हें हिंगनू ने मार करके भगा दिया था, ये इस बात की पुष्टि करते हैं स्यू माचेन, जो कि एक चीनी विद्वान है या फिर इतिहासकार है। सिक्कों के बारे में अगर बात करें तो एक तरफ हार्मियस जो कि यूनान के अंतिम शासक थे, उनकी आकृति बनी है, दूसरी तरफ अपनी जो कि वीमा कटफिसस के शासन के अंतर्गत बनाई गई है। और ऐसा माना जाता है कि वीमा कटफिसस बेसिकली शैव थे और इनकी जो सिक्के हैं वो बेसिकली रोम साम्राज्य से मिलते थे। पहले तो इन्होंने सिक्कों की जो लिपि थी वो सबसे पहले यूनानी भाषा में लिखी जाती थी, बाद में फिर वो खरुष्टी भाषा में भी लिखे जाने लगी। ये सब जो मैंने बताया ये कटफिसस के टाइम में होता था। ठीक है, और हर्मियस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे कनिष्क के टाइम में बौद्ध के महायान धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ और ऐसा माना जाता है कि गांधार शैली, मथुरा शैली और बौद्ध धर्म का विकास सिर्फ और सिर्फ कनिष्क की वजह से हुआ था। ठीक है, और इनके कनिष्क के शासन में 5 ऐसे दरबारी थे। पहले तो पार्श्व, अश्वघोष और वसुमित्र, तीनों के तीनों बौद्ध दार्शनिक थे। इतिहासकारों के अकॉर्डिंग बौद्ध संगति जो कि जालंधर और कश्मीर में बुलवाई गई थी, बौद्ध महासंगति जो कि चौथी थी वो बुलाई गई थी,
वो बेसिकली पार्श्व के कहने पर कनिष्क ने बुलवाया था, और ये सिर्फ इसलिए बुलवाया था कि बौद्ध धर्म के ऊपर जितने भी विद्वानों में मतभेद थे, जिन जिन सवालों को लेकर के, उन सारे सवालों का जवाब मिल सके। इस वजह से ये बौद्ध संगीति बुलवाई गई थी। इसमें अश्वघोष भी थे, वसुमित्र जो कि इस बौद्ध संगीति के प्रधान थे, नागार्जुन और चरक जो कि बेसिकली एक डॉक्टर आप कह सकते हैं, वैद्य। ये पांचों उनके शासन काल के अंतर्गत, ये पांचों आप समझ सकते हैं पंचरत्न थे, जिन्होंने कनिष्क को बौद्ध का धर्म प्रसार के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश के बारे में हमें कौन कौन स्रोत मिलते हैं? दिव्यावदान, तारनाथ, महाभाष, मालविका अग्निमित्र से के स्रोतों से हमें शुंग वंश के बारे में पता चलता है। शुंग वंश के बारे में अगर हम देखें तो बेसिकली मौर्य वंश के खत्म होने के बाद मौर्य वंश का जो हिस्सा था वो बेसिकली शुंग वंश के हाथों में आ गया। और शुंग वंश के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो बेसिकली उज्जैन में रहते थे मौर्य वंश के शासन के अंतर्गत, और वो मौर्य वंश के अंतर्गत काम करते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, शुंग वंश के संस्थापक कह ले या फिर प्रथम शासक कह लें, पुष्यमित्र शुंग ने अपने मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके अपनी साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, अब इसके क्षेत्रों के बारे में अगर हम बात करें, विदिशा, अयोध्या, पाटलिपुत्र, साकल, जलंधर इत्यादि जैसे क्षेत्र शुंग वंश के अंतर्गत आते थे। महाभाष, पतंजलि के द्वारा लिखित महाभाष, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद पुष्यमित्र के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया था। ये बेसिकली ऐसा यज्ञ होता है जिसमें एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है, और वो जिन जिन राज्यों से गुजरता है वो राज्य उसके होते चले जाते हैं, और उसको सबसे शक्तिशाली राज्य मान लिया जाता है। शक्तिशाली राज्य भी मान लिया जाता है और शक्तिशाली शासक भी मान लिया जाता है जो ये यज्ञ करवाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे रखते थे। और जो ये करवा लेता था वो जिन जिन क्षेत्रों से वो उनका घोड़ा गुजरता था वो क्षेत्र उनका हो जाता था। अगर किसी ने रोक लिया तो फिर उनसे उसको युद्ध लड़ना पड़ता था, और जो जीतता था वो साम्राज्य उसका हो जाता था। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि अग्निमित्र और वसुमित्र दोनों और देवभूति, ये तीन उनके उत्तराधिकारी थे। अग्निमित्र, वसुमित्र और देवभूति। देवभूति इस वंश के सबसे अंतिम शासक थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में मैंने आपको बताया। और ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र का यवन शासकों से झगड़ा हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अश्वमेध उनके जो घोड़े को यवन साम्राज्यों ने रोक लिया था, जिसकी वजह से दोनों के बीच लड़ाई हुई, और इसमें पुष्यमित्र ने यवन शासकों को हरा दिया। और यवन शासकों को हराने के बाद बेसिकली आपको पता है पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे और उन्हें बौद्ध उत्पीड़क माना जाता है। उन्होंने कई ऐतिहासिक स्रोतों के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि उन्होंने बौद्धों के ऊपर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया था। अब हमने ये देख लिया शुंग वंश के बारे में, जिनका शासनकाल बेसिकली 187 ईस्वी पूर्व से लेकर के 75 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। अब हम देखेंगे शुंग वंश के उत्तराधिकारी कर्ण वंश के बारे में। शुंग वंश के बाद उनकी सत्ता लेने के लिए जो वंश थे वो थे कर्ण वंश। ये बेसिकली ब्राह्मण थे और इनका शासनकाल 75 ईस्वी पूर्व से लेकर के 30 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। इस वंश में बेसिकली 4 ही शासक रहे हैं, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। और इस वंश का जो खात्मा किया वो कि आंध्रभृत्यों ने किया, जो कि 30 ईस्वी पूर्व में उन्होंने किया। अब हम इसके आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे सातवाहन साम्राज्य के बारे में, जिन्हें बेसिकली आंध्रभृत्य भी, कई इतिहासकार इन्हें आंध्रभृत्य कहते हैं और कई इसे दक्षिणाधिपति कहते हैं, दक्षिणापथ के स्वामी कहते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इस बार। इस वंश के सबसे प्रथम शासक जो माने जाते हैं वो सीमुख, जिनका शासनकाल 25 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। उनके उत्तराधिकारी कृष्ण थे, जिन्होंने 18 वर्ष राज किया। उनके उत्तराधिकारी गौतमीपुर सातकर्णी थे, जिन्होंने 18 वर्ष राज किया। उसके जो उत्तराधिकारी थे वो वशिष्ठ पुत्र भूलिमावी थे, और उसके उत्तराधिकारी शिवश्री सातकर्णी थे, जिन्होंने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था, जिसके वजह से ऐसा माना जाता है कि रुद्रदामन ने कई बार सातवाहन साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया और जीते भी, लेकिन उन्होंने उनको उसी हाल पे छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही सातवाहन साम्राज्य के शासक गौतमीपुत्र रुद्रदामन की जैसे ही मृत्यु हुई, सातवाहन साम्राज्यों ने उनका इलाका हड़प लिया और उनके जो भी हारे हुए क्षेत्र थे उसे उन्होंने दोबारा प्राप्त कर लिया। ठीक है,
अब हम देखेंगे सातवाहन साम्राज्य में क्या क्या हुआ था। बेसिकली गौतमीपुत्र नहपान ने सातवाहन साम्राज्य के कई शासकों को हराया था और उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी ने नहपान को हराया। उसके बाद फिर उन्होंने जो भी उनके क्षेत्र लिए थे वो सब उन्होंने वापस लिए। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासकों, यवन शासकों, पहलव और नहपान इन चारों को हराने के बाद मालवा, कनारा और आंध्र प्रदेश तक के इलाके उसने अपने साम्राज्य के अंतर्गत ले आए। और इस टाइम में माना जाता है कि नहपान को हराने के बाद जो चांदी के सिक्के थे उनके ऊपर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने नाम अंकित करवा दिए और इस बात के अवशेष वहाँ के सिक्कों से पता चलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाकाटक साम्राज्य के बारे में, जिनका शासनकाल बेसिकली 300 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी के बीच का लगभग माना जाता है। इस वंश के जो संस्थापक हैं उन्हें विंध्य शक्ति कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इनका नाम बेसिकली किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ा है या फिर किसी 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 साम्राज्य विस्तार या फिर आप कह लीजिए किसी विशेष स्थान के नाम पर इनका नाम पड़ा है। जिस वजह से हम देख सकते हैं विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो विंध्य शक्ति बेसिकली विष्णु वृद्धि ब्राह्मण गोत्र के थे और इनके 4 पुत्र थे। तो जिसके वजह से विंध्य शक्ति के जो उत्तराधिकारी थे वो थे हारिते पुत्र प्रवरसेन। ये एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और हारिते पुत्र प्रवरसेन के 4 पुत्र थे जिसकी वजह से सत्ता विभाजन हो गया और ये सत्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तो एक हिस्सा मिला सर्वसेन के उत्तराधिकारियों को, जो जिनका इलाका बेसिकली वत्सगुल का माना जाता है, और दूसरे तरफ गौतमीपुत्र जिनका केंद्र नंदीवर्धन यानी कि नागपुर है, इनका माना जाता है। और वाकाटक के अगर हम साम्राज्य की बात करें तो इनका मध्य भारत, दक्कन, बुंदेलखंड से लेकर के हैदराबाद तक का साम्राज्य उनके अंतर्गत माना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रवरसेन के 2 पुत्रों के बारे में। 4 पुत्रों के बारे में हम देखा, एक के पास वत्सगुल था, दूसरे के पास नागपुर था। तो बेसिकली गौतमीपुत्र बेसिकली शैव थे यानी कि शिव जी के मानने वाले थे। उसके बाद क्या हुआ कि रुद्रसेन द्वितीय जो कि गौतमीपुत्र का उत्तराधिकारी था, रुद्रसेन द्वितीय, उसने क्या किया, प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी से विवाह किया और उसके बाद वो वैष्णव हो गया यानी कि विष्णु को, उसके बाद उन्होंने विष्णु जी को मानना शुरू कर दिया। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि शादी के 13 वर्ष बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई और उसके बाद फिर पूरा शासन प्रभावती गुप्त के हाथों में आ गया। उन्होंने तब तक अपना शासन चलाया जब तक कि उनके बच्चे बड़े नहीं हो गए। ठीक है, तो हमने ये स्लाइड में इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योरसेल्फ, वन डे यू विल बी सक्सेस।